बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लम्हा ख़बरिया में खुशामदीद। मेरा नाम है किवान हामिद। काफ़ी अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बीच में एक हफ़्ता स्किप हो गया था, मैं एंकर नहीं कर सका था। कुछ मसरूफियात उस साइड की भी हो जाती हैं। हर कोई इस वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है और एक चीज़ के साथ मसरूफ़ नहीं है, 4-5 चीज़ों के साथ मसरूफ़ हो चुका है। मुल्क के कुछ हालात ही ऐसे हैं कि 4-5 चीज़ों के साथ मसरूफ़ रहें तो बेहतर है, वरना आपकी एक तनख्वाह पे गुजारा नहीं हो सकता। क्योंकि डॉलर का रेट IMF की रिलीफ आने के बाद भी बढ़ ही रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहा है। तो इसके बारे में क्या करना है, हमने अपना खुद ख्याल रखना है। जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? हुकूमत ने ये अनाउंस तो कर दिया है, PDM हुकूमत ने, कि भाई अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में खुदा हाफिज़ कर देंगे। हम खुदा हाफिज़ हम तब कर देंगे जब हमने प्लान बना लिया होगा कि निगरां हुकूमत कैसी होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, उनका वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए, जो एक्टिंग वज़ीर आज़म होगा हमारा, एंड वो कितनी देर तक एक्ट करेंगे, कितनी देर तक वो टेम्पररी रहेंगे, कितनी देर तक वो हमारी मुल्क की ज़िम्मेदारी लेंगे। इस वक्त उस कुर्सी पे होना भी, मैं अगर आपको सही सही बात बताऊं, बहुत एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी सिचुएशन है, शायद ही कुछ लोग चाहेंगे कि इन हालात के अंदर इस कुर्सी पे आ जाएं। क्योंकि अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें, इवेंट्स पे हम जाते रहते हैं, साफ़ी हजरात मुलाकात होती रहती है, कभी कभार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। जैसे कि आज ही IT के हवाले से एक सेमिनार हुआ, तो वज़ीर आज़म साहब को उनसे मिलने का हमें मौका मिला, साफ़ी बरदरी को, एंड उनसे एक उनकी जो प्रेसर थी वो भी हमने सुनी। प्रेसर तो नहीं कहेंगे, एक स्पीच थी रिगार्डिंग IT डेवलपमेंट इन पाकिस्तान और क्या पोटेंशियल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान के अंदर, और इसके ज़रिए कितना हम इन्वेस्ट करें तो कितना हम कमा सकते हैं। तो एक बॉडी लैंग्वेज भी बंदा थोड़ी बहुत देखता है कि कितने प्रेशर में हैं, कितने डिस्ट्रैक्टेड हैं, कितनी चीज़ें हैं उनके दिमाग के ऊपर। तो आप सोच सकते हैं कि निगरां हुकूमत जब आएगी और उनके जो वज़ीर आज़म होंगे, उसके जो वज़ीर आज़म होंगे निगरां हुकूमत के, तो वो क्या सोच के आएंगे और क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। क्योंकि अगर वक्त से पहले थोड़ा ये हुकूमत चली जाती है एंड अपनी मुद्दत पूरी करने से थोड़े अरसे पहले भी, थोड़े दिन पहले भी चली जाती है, तो 90 डेज़ की मुद्दत तो होगी इलेक्शंस करवाने के लिए। वरना असूलन अगर मुद्दत पूरी करे डॉट ऑन द डे तो फिर 60 डेज़ होता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर एक दो दिन पहले भी कर लें तो 90 डेज़ मिल जाते हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो नवंबर तक तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन तो उससे पहले तो नहीं होनी है। लेकिन अगर नवंबर में होनी है कि नहीं होनी है, ये जिस तरीके की, जिस तरह की निगरां हुकूमत आएगी और प्रोविंशियल लेवल पे आएगी और उसके अलावा फेडरल लेवल पे आएगी, फिर हमने देखना है कि ये सिचुएशन किस तरफ जाती है। क्योंकि कहीं शायद हम उसके साथ ही इतना लगाव हमारा ना बन जाए कि उसी के साथ गुजारा करते हुए चंद माह और आगे चले जाएं और अगले साल के अंदर हम दाखिल हो जाएं। और अगर इकॉनमी की सिचुएशन बेहतर होती है, माशी हालात अगर बेहतर होते हैं, तो ठीक है, हमें भी शायद कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन ऐसी ही डामाडोल सिचुएशन अगर है तो फिर हम चाहेंगे कि नई हुकूमत आए, कुछ स्टेबिलिटी आए और माशी हालात हमारे बेहतर हों, और एट द सेम टाइम एक मुल्क की जो है ना तरक्की भी आहिस्ता आहिस्ता हमें बढ़ती हुई नज़र आए। लेकिन ये आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। जैसे ही अगस्त आएगा हम देखेंगे कैसे सिचुएशन पलटती है, एंड वो हमारे मुल्क के फेवर में होगी या फिर चंद सियासतदानों की फेवर में होगी, या फिर शायद वो भी ना हो, अगर ऑनेस्टली मैं बात बताऊं। क्योंकि मुल्क इस वक्त जो जिस तरीके से चलाया जा रहा है, इसमें सारों की मुशावरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड टीम वर्क इज़ द नेम ऑफ़ द गेम। एंड अगर ये टीम वर्क ना हो तो बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन का समा बन जाता है, जो हाल ही में हमने देखा है। थोड़ा बहुत सिमर डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ी बहुत खामोशी उस एंड पे नज़र आ रही है, लेकिन फिर एकदम से साइफर की भी बातें होनी शुरू हो गई, फिर एकदम से चेयरमैन PTI के बारे में बातें होना शुरू हो गई, फिर एकदम से हमारे दिमाग में भी सहाफ़ी होने के नाते ये ख्याल आना शुरू हो गया कि ये आउट ऑफ द पिक्चर होंगे कि नहीं होंगे जब तक इलेक्शंस होती हैं। क्योंकि काफ़ी प्रोग्राम्स में हमने मेंशन भी किया कि कुछ अफराद ऐसे हैं जिनको आउट ऑफ द पिक्चर करने की ज़रूरत है, जिसमें सर फहरिस्त चेयरमैन PTI हैं, उनको आउट ऑफ द पिक्चर करने की पूरी काविश की जा रही है। फिर इलेक्शंस के बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंटली और ज़्यादा कामली और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली सोचा जाएगा। तो ये सिचुएशन हमने देखनी है कि ये कितनी कंप्लीशन तक पहुंचती है, साइफर के बहाने या फिर किसी और बहाने या फिर किसी और केस के बहाने। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम यही चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए। हम यही चाहते हैं कि अगर सियासत की बात हो रही है तो एक ऐसे इस हवाले से बात हो जिसमें मुल्क की तरक्की का जिक्र हो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जिक्र हो, जिसमें हर हल्के में जो एक सियासतदान है उसकी ज़िम्मेदारी लेता है वो अच्छा काम कर रहा हो और कलेक्टिवली हमारे मुल्क की बेहतरी भी इसके अंदर हो रही हो। इस हवाले से आप लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं।
लाइव प्रोग्राम है, बराह रास्त प्रोग्राम है, आप लोगों के बगैर प्रोग्राम बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं है। एंड इस प्रोग्राम में हम कोशिश यही करते हैं कि हम थोड़ा बहुत अपना ओपिनियन तो देते हैं, फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं, थोड़ी बहुत गुफ्तगू होती है कुछ एक्सपर्ट से भी, कुछ सहाफ़ियों से भी जो अपनी बीट से मुतल्लिक एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपका ओपिनियन भी लेना ज़रूरी है। आपसे बड़ा एक्सपर्ट कौन है? आप ही तो हैं उस साइड पे बैठे हुए जो सह रहे हैं सब कुछ जो इतने अरसे से आपके साथ हो रहा है, सवाम के साथ हो रहा है। तो आपका हाल और अहवाल जाने बगैर हम प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा सकते। नंबर हमारा है 41023557 एंड इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इस्लामाबाद के बाहर हैं तो 051 लगाना ना भूलिएगा। और अगर आप पाकिस्तान के बाहर से कॉल कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है क्योंकि आपकी भी बड़ी अहमियत है, तो आप भी कॉल कर सकते हैं 00925141023557 के ऊपर। और इसके अलावा ना सिर्फ कॉल, बल्कि अगर कॉल नहीं मिल रही या फिर कॉल पे बात नहीं करना चाह रहे या फिर कहीं बैठे हुए हैं, शोर बहुत ज़्यादा है और फ़ोन पे नहीं बात कर सकते, तो मैसेज तो कर सकते हैं ना। व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं हमें। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 033548884434। उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। दोनों नंबर नीचे आ रहे हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। कॉल करेंगे तो वो उठाई नहीं जाएगी, रिजेक्ट ही हो जाएगी। लेकिन मैसेज ज़रूर करें, कुछ शेयर करना है व्हाट्सएप पे ज़रूर करें, ये पोर्टल आपके लिए ओपन है। लेकिन अगर कॉल करनी है, प्रोग्राम में बात करनी है, अपनी खूबसूरत आवाज़ टेलीविज़न के ऊपर सुननी है और अपना ओपिनियन आगे लेके जाना है, तो फिर 41022357 पे आपने कॉल करना है एंड हमसे आप बात कर सकते हैं। उसके अलावा हम प्रोग्राम के अंदर चंद सहाफ़ी हज़रात को भी लेंगे, प्रोग्राम के अंदर उनसे भी उनका एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे और वो कैसे देख रहे हैं हालात को आगे जाते हुए, उनसे जानेंगे। हर सहाफ़ी का अपना एक ओपिनियन होता है, थोड़ा बहुत एक दूसरे से फ़र्क होता है। हम मेक श्योर भी करते हैं कि थोड़ा बहुत एक दूसरे से फ़र्क हो, ताकि कुछ डिस्कशन के अंदर एडिशन भी तो हो ना। मेरा मतलब एक दूसरे से अगर हम एग्री करते हुए चलेंगे तो ये भाई इतनी छोटी सी गुफ्तगू हमारी रह जाएगी। तो हम डिस्कोर्स के अंदर कोशिश ये करते हैं कि हम थोड़ा बहुत कॉन्फ्रंटेशन में रहें और इख्तलाफ राय के अंदर हम बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। तो इख्तलाफ राय के ज़रिए बड़ी बड़ी बातें निकल आती हैं, लेकिन तमीज़ और तमद्दुन के दायरे के अंदर रहते रहते हम ये सारी बातें करते हैं। तो आज के प्रोग्राम को भी हम इस तरह ही लेके चलेंगे, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि आज के प्रोग्राम के अंदर सियासत की बात होगी, आज के प्रोग्राम के अंदर कुछ अच्छी बातें भी होंगी, सिर्फ बुरी बुरी बातें हम नहीं करेंगे। एंड जो अच्छी बातें हम करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि इस मुल्क के अंदर जो अच्छा हो रहा है उसके ऊपर टेलीविज़न के ऊपर या फिर डिजिटल स्पेस के ऊपर बात करना क्यों ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से जो मेरे सहाफ़ी जो एक बरादरी है वो भी इससे एग्री करेगी, जैसे जैसे हम उनको कॉल पे लेंगे या फिर वीडियो पे लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि मौजूदा हुकूमत जो है तैयार है जाने के लिए, और अपनी तैयारी के हवाले से उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी कर दी है कि अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में हम चले जाएंगे। एंड इस हवाले से सबसे पहले हम बात करते हैं, एक सीनियर सहाफ़ी हैं फैसल अब्बासी, अपना प्रोग्राम भी करते हैं 92 न्यूज़ के ऊपर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। अस्सलाम वालेकुम फैसल। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, आवाज़ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं फैसल? ठीक ठाक जी, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वक्त निकालने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगा, ये जो अब सियासत चल रही है, जैसे जैसे निगरान हुकूमत की तरफ हम गामजन हैं, जैसे जैसे इलेक्शन की तरफ गामजन है, आपको क्या लगता है किसका पल्ला भारी है इस वक्त? देखिए, अभी तक तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि किसका पलड़ा भारी है। बहरहाल एक पलड़ा घिर चुका है, ये तो हमें समझ आती है। अच्छा। तो बाकी जो पलड़े हैं उनको हम पल्ला ही फिलहाल लग रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी बहुत से अवाम है निगरान हुकूमत को लेकर। अगर हम देखें, आज इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने एक स्टेटमेंट दी है जी कि इलेक्शन कमीशन तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन अगर जो सीसीआई है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, वो नई मर्दमशुमारी को मंजूर कर देती है तो फिर हमें 3 से 4 माह मजीद चाहिए होंगे इलेक्शन के लिए। सही। तो बेसिकली अपेरेंटली हम पाकिस्तान की बड़ी जो जमातें हैं या हुकूमती जो इत्तेहाद है उसकी बड़ी जमातों की बात करें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, तो वो तो अभी इलेक्शन करवाने के इलेक्शन वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाएं अगले 60 से 90 दिन के अंदर। ठीक है। साथ ही साथ एक एमक्यूएम की जानिब से या जमात इस्लामी की जानिब से रिजर्वेशन आई थी कि नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि कराची का जो इशू है वो समझते हैं कि नई मर्दमशुमारी के तहत अगर हल्का बंदियां होंगी तो ज्यादा सीट्स आ जाएंगी और कराची उनका गढ़ है। लेकिन कल हमारी जब एमक्यूएम के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर पुरानी के साथ भी होते हैं तो हम इलेक्शन का बाइकआउट तो नहीं करेंगे। तो पॉलिटिकल कंसेंसस तो यहाँ नजर आता है। ठीक है। लेकिन दूसरी जानिब एक अबहाम है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है वो सियासत से जुड़ी है। इससे पहले आपको पता है कि एक कौमी हुकूमत की बात हो रही थी, फिर वो जब बात रुकी तो फिर उसके बाद एक निगरान हुकूमत को तूल देने की बात हो रही थी। तो इलेक्शन के साथ एक अबहाम तो है। तो मैं समझता हूँ कि जो आप टाकरा या जो आप टक्कर की बात करते हैं
وہ پلڑا جب الیکشن کا ماحول بنے گا, جب یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو اس وقت کی گہما گہمی بتائے گی. ابھی تو دیکھا جائے تو آنیسٹلی دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی نے گین کیا ہے اس اعتبار سے کہ پنجاب میں, جنوبی پنجاب میں سے لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں. پھر دوسرا جو پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی ڈیمیج کیا ہے, اور وہ کسی حد تک کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو رہا ہے نون لیگ کے ساتھ بھی. تو لیکن پیپلز پارٹی موجودہ حالات میں بھی پنجاب کے اندر تو وہ مارکا جیت نہیں سکتی ہے. سو واٹ آئی فیل کہ جو مقابلہ, اگر آپ مقابلے کی فضا دیکھیں تو وہ, کیونکہ پی ٹی آئی جو بچی ہے وہ الیکشن میں جاتے بھی ہیں تو وہ ایک پریشر گروپ تک رہ جائیں گے, تو مقابلہ انہی دونوں جماعتوں کے درمیان ہوگا. اور آنے والا جو ٹائم ہے مجھے لگتا ہے کہ متحد اور متفق حکومت کی طرف ہی جائیں گے, اور شاید یہی پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو مندار سے نکالنے کا. اچھا, حال ہی میں جو ایک اور بہت بڑا ایک, میں اس کو ڈرامہ ہی کہوں گا, سائفر کا ڈرامہ جو دوبارہ سے جاگ اٹھا ہے, یہ بھی الیکشن سے کافی حد تک ریلیٹڈ ہے, کیونکہ کافی لوگ اس سے یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں وہ اس کے بہانے نکالے جائیں گے ریس میں سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, وڈ ہی فیچر ان دا ریس فار الیکشنز, یا پھر ان کے بغیر ہی اب ہم دیکھ رہے ہیں آنے والے دن؟ اچھا, اس میں نا کیوان بہت امپورٹنٹ بات جو ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے. ہم چلے جاتے ہیں 27 مارچ 2022 کو, جب اسلام آباد میں پی ٹی آئی چیئرمین نے جلسے میں کاغذ لہرایا تھا اور کہا تھا یہ وہ خط ہے جس کے نتیجے میں میری حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے, اور انہوں نے ایک امریکی سازش کا بیانیہ بنایا تھا. میں تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ دے کے پھر ڈائریکٹلی جو آپ کا پرسنل کوشچن ہے میں اس کو رسپونڈ کروں گا کہ یہ امریکی سازش کا بیانیہ کیوں بنایا گیا تھا. یو ریمبر کہ پی ٹی آئی نے بہت ہائی ہوپس دی تھیں, 1 کروڑ گھر, 50 لاکھ نوکریاں اینڈ بلا بلا, اور پتہ نہیں ہم کتنے ارب ڈالر لے آئیں گے اور منہ پہ مار دیں گے, قرض اتار دیں گے. وہ پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, ریسٹ از اے ہسٹری. کیونکہ پرفارمنس کی بیس پہ یہ اپنا پبلک سینٹیمنٹ یا اپنے مخالفت عوام کی ان کے اندر اتنی ہو چکی تھی کہ لوگ جو ان کے حامی تھے وہ بھی بات کرنا بند ہو گئے تھے, اور حکومت کی یا پی ٹی آئی کی جو سٹینڈنگ تھی ان دی نظر آف عوام وہ بہت زیادہ نیچے جا چکی تھی. اب جو امریکی سازش کا بیانیہ اس لیے بنایا گیا, اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں یا آپ لیٹ 90s دیکھ لیں یا ارلی 2000 دیکھ لیں یا ایون 2010 تک آپ دیکھیں, تو یہ جو پچھلی 15-20 سال تھے اس میں امریکہ کے خلاف گو امریکہ گو کے نعرے لگایا کرتی تھی جو پاکستان کی مذہبی جماعتیں ہیں, جس میں جے یو آئی ہے, جماعت اسلامی ہے, پھر ایک دفاع پاکستان کونسل بھی تھی, اور اسی طرح لوگ نکلا کرتے تھے کیونکہ پاکستان از آئیڈیولوجیکلی اسلامک کنٹری, اور وہ ایک سارا ایک وہ ایسپیکٹ بھی ہے. تو سینٹیمنٹ جو تھا, پھر فلسطین والی بات بھی ہے, پھر امریکہ اور جو اسرائیل کا ایک نیکسس رہا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے, اینڈ دین اسرائیل اٹ کمز ٹو فلسطین. تو وہ سارے جو معاملات جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ایک ایمانی لحاظ سے پاکستان جو ہے, پاکستان کے عوام کا بیشتر لوگ وہ اس میں, یا ایون افغان جنگ کو بھی رکھ لیں تو وہ امریکہ کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں دیکھتے تھے, اور وہ سینٹیمنٹ موجود تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے سینٹیمنٹ کے ساتھ ہمارے سیاستدان ہمیشہ سے کھیلتے آئے ہیں عوام کے ساتھ, یہاں بھی وہی چیز ہوئی ہے کہ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہے اوور فیو سینٹیمنٹس جو بہت زیادہ ریلیٹ کیے جاتے ہیں ہماری عوام کے ساتھ, اسپیشلی جب ہم نے کسی کے اگینسٹ کرنا ہوتا ہے تو انہی سینٹیمنٹس کو واپس لے آیا جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو پی ٹی آئی نے کیا ہے ان چند سالوں کے اندر, یہ انہی سینٹیمنٹس پہ کھیلنے کی کوشش کی ہے؟ جی, یہ بالکل حکومت جانے کے بعد پی ٹی آئی کے پاس کوئی اور طریقہ کار تھا ہی نہیں کہ عوام کا سینٹیمنٹ ساتھ ملایا جاتا, اور انہوں نے ملایا, عوام ان کے ساتھ آئے, وہ ویو بنی, پھر وہ ویو کو مختلف ہیلوں بہانوں سے ریٹین کرتے رہے, اس کے مومنٹم کو بڑھاتے رہے. مومنٹم انہوں نے ٹوٹنے نہیں دیا, لیکن ایٹ دا اینڈ پھر انہوں نے لابنگ فرمز ہائر کی امریکہ کے اندر, امریکہ کے ساتھ معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے. آپ آج بھی دیکھ لیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے سائفر کے کنٹینٹ کی تردید کی ہے, پہلے بھی وہ تردید کرتا رہا ہے. بہرحال یہ ایک پولیٹیکل ٹیکٹک تھی جس میں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی چیئرمین کامیاب ہوئے, لیکن یہ ایک پروپیگنڈا بیسڈ ٹیکٹکس تھی. اب معاملہ رہا سائفر کا, جو آپ کا سوال تھا نا, تو سائفر کی ایک مبینہ آڈیو بھی آئی تھی اور اس میں پی ٹی آئی چیئرمین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کھیلنا ہے, بس کھیلنا ہے. یو ریمبر دیٹ, وہ جو کھیلنا ہے اور وہ کامیابی سے کھیلے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وین یو آر سرکاری آفیسر, یو ہیو ریسپانسبلٹی آف دی ریپرزینٹیٹو آف دی اسٹیٹ, تو آپ نے پھر آخر میں اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے. اور کتنی دیر تک کھیل سکیں گے فیصل اس کے اوپر اب؟ دس از اے ویری بگ کوشچن. ایسے لوگ اتنی دیر تک کھیلتے رہیں گے
जब तक हमारे अवाम क्योंकि पीटीआई चेयरमैन का अगर देखें तो उनके मूड से तो लग रहा है वो मजीद थोड़ा खेलना चाह रहे हैं इसके ऊपर। वो बिल्कुल खेलना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल खेलना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोर्ट से आउट हो जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि वो जो सीमा रेखा है उससे अंदर नहीं आ सकेंगे। फिर जो देखें 3 केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अलकादिर ट्रस्ट केस, तोशाखाना केस एंड देन दिस वन, ये जो साइफर का मामला है। तो आई वॉज अमंग फ्यू जर्नलिस्ट खेवान के जो कहते थे पहले दिन से ही, क्योंकि ये कोई कॉमन सेंस की बात थी, थोड़े से डॉट कनेक्ट किए, ये वो सेंटिमेंट था, उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने एक वेव बनाई थी और वो खेले। और फिर ये साइफर तो पहले दिन से हम कहते थे ड्रामा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वुड हैव टू से कि अपैरेंटली इट लुक्स कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत पॉलिटिकल कल्ट फीलिंग्स आ चुकी हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं उनमें, एंड दे आर नॉट इवन लिसन टू दी ओपोनेंट, या वो सारे जो मामला वो आपके सामने हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है इसको थोड़ा सा हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और लोगों को भी मैं समझता हूँ कि सोचना पड़ेगा कि यार वाकईतन ऐसा था, और अगर ऐसा था तो आजम खान जिसकी खातिर पीटीआई चेयरमैन ने अपने करीबी लोगों की कुर्बानी दी, जहांगीर तरीन जैसे लोगों की कुर्बानी दी, आजम खान 8 साल उनके साथ रहे हैं, 5 साल वो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं केपीके में, 3 साल वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, उनकी कुर्बानी दी और अपने खास लोगों की कुर्बानी दी, और एंड में वो आके इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो ये कोई, जिसका मतलब यही है कि अब वो अपना दिफा कर रहे हैं और अपने आप को मुबर्रा कर रहे हैं उससे, और वो अभी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सारी बातें ठीक थी कि ये ड्रामा है, और इट वाज अ ड्रामा। और अगर ये ड्रामा ना होता तो आप हजारों लाखों डॉलर लगा के लॉबिंग फर्म्स ना हायर करते, आप स्टेट डिपार्टमेंट जो है, जो कांग्रेसमैन हैं अमेरिका में, उनसे बयान ना दिलवाते, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोगों से बयान ना दिलवाते, आप ह्यूमन राइट्स का शोर ना करते। तो ये सारी बातें अगर आप बिल्कुल मेज पे रख के देखें, इनको कनेक्ट करें, तो आपको ये ड्रामा ही लगेगा। आई वुड से बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट द टाइम। फैसल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एक तजर्बा रखते हैं सहाफ़त के अंदर, एक बहुत न्यूट्रल कमेंट्री उन्होंने की सारी सिचुएशन के हवाले से। अब देखना हमने ये है आवाम होने के नाते कि अगर ये कुछ चंद ड्रामे अगर एक्सपोज भी हो जाते हैं तो एक पॉलिटिकल लीडर का जो पॉपुलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर स्टेटमेंट्स के ऊपर पॉपुलर आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बेसिस पे उन्होंने अपनी एक पॉपुलैरिटी हासिल की है, वो कितनी हिट लेती है, उनका वोटर बैंक कितना हिट लेता है। बेशक ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होना शुरू हो जाए या फिर बेशक ये सारी चीज़ें साबित होना शुरू हो जाएं, तो ये हमने देखना है वक्त के साथ साथ कि ये वोटर बैंक या फिर ये सेंटिमेंट कितना हिट होता है। ये हम देखेंगे जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा, वेदर ही विल बी इन द रेस और नॉट, ये तो वक्त ही हमें बताएगा। अभी हमने एक वक्फा लेना है लम्हा खबरिया के अंदर। लम्हा खबरिया में वापस आने के बाद चंद और सहाफ़ियों से भी बात करेंगे और साथ साथ आपकी भी कॉल्स लेंगे, आपके मैसेजेस भी लेंगे। 410235 पे कॉल कर सकते हैं और 0335488434 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम है केवान हामिद, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू लम्हा खबरिया, मेरा नाम है केवान हामिद। ख़वातीन और हज़रात, हम बात कर रहे हैं सियासत की, मतलब हम टीवी के ऊपर और बातें करते क्या है, सियासत की बातें कर रहे होते हैं, उसी के अंदर एंटरटेनमेंट होती है, उसी के अंदर करंट अफेयर होते हैं, उसी के अंदर इन्फॉर्मेशन भी होती है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कुछ और देखना चाहते हो तो हम कुछ और करें ना, तो अगर हम थोड़ा सॉफ्ट मीडिया की तरफ जाना शुरू करें, ज़रा ड्रामों की तरफ जाना शुरू करें, एंटरटेनमेंट की तरफ जाना शुरू करें। लकीली K2 टेलीविज़न हमारा चैनल वो सब कुछ भी कर रहा है, साथ साथ थोड़ी बहुत बीच में सियासी तड़का भी डालना होता है, थोड़ा बहुत बीच में आपको बताना भी होता है कि मुल्क के हालात जो चल रहे हैं और जो चला रहे हैं वो कैसे चला रहे हैं। और साथ साथ हम कोशिश करते हैं जब इस तरह की हम बातें करें तो हम प्रोग्राम को रखें बराह रास्त, और बराह रास्त हम इसलिए रखते हैं ना कि वो गेस्ट को लेना होता है या फिर हमने कॉल पे किसी एक्सपर्ट साफ़ी को लेना होता है या फिर किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना होता है, वो इसलिए हम रखते हैं ताकि हम आप लोगों की कॉल्स ले सकें और आप लोगों के व्हाट्सएप के मैसेजेस ले सकें। तो ये हमारी प्रायोरिटी होती है। तो अगर आप लोग ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं तो इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं 410235 पे कॉल करके। इस्लामाबाद के भाई से अगर कह रहे हैं तो 051 लगाना ना भूलिएगा, और अगर आप पाकिस्तान के भाई से कह रहे हैं 0092 लगाना ना भूलिएगा। और उसके अलावा अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही है, इंगेज आ रहा है नंबर, तो ये मेरे सामने जो लैपटॉप पड़ा है डमी लैपटॉप नहीं है, एमी शशके के लिए नहीं रखा हुआ, ये हमने इसलिए रखा हुआ है ताकि आपके जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं वो यहाँ आ जाएं। और अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ भी अगर शेयर करते हैं हमारे टॉपिक से, अगर उसका कोई लिंक है,
तो वो हम स्क्रीन पे दिखा भी सकते हैं। तो ये डबल इंसेंटिव है आपके पास। व्हाट्सएप का हमारा नंबर है 0335488844। नीचे नंबर डिस्प्ले भी हो रहे हैं, तो ये देख के डायल करके आप लोग इस पे मैसेज कर सकते हैं या फिर दूसरे नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले फैसल अब्बासी से हमारी बात हो रही थी और फैसल अब्बासी ने बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है जो मेरे ख्याल से अंडर डिस्कशन हमारा तो रहती तो है इन चीज़ों के हवाले से, पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, करंट अफेयर्स का प्रोग्राम हो, लेकिन जो एक कल्चर बन चुका है सियासत के अंदर, जो पोलराइजेशन का इतना जिक्र हमने किया है स्पेशली पिछले 1-1.5 साल के अंदर, ये पोलराइजेशन की इस हद तक जो हम पहुंच गए हैं इन अ डिस्कोर्स ऑफ मैटर्स, इस पे बहुत ज़्यादा हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है, इस पे बहुत ज़्यादा फ़िक्र भी करने की ज़रूरत है। ये लम्हा फ़िक्रिया है और इसके ऊपर इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत है क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो या फिर कोई भी डिस्कोर्स हो, मुल्क की जहाँ भी बात हो रही हो, कोई भी डिस्कशन चल रही हो, बेशक वो सोशल मीडिया पे हो या फिर टेलीविज़न पे हो, लड़ाई बड़ी जल्दी हो जाती है। बेशक इख्तलाफ राय के बेसिस पे हो, लेकिन लड़ाई ऐसे शुरू हो जाती है जैसे वो हमारी अना का मसला बन चुका है। ये जो कल्चर डेवलप हुआ है, बिल्कुल आई डोंट थिंक आई वुड बी रॉन्ग व्हेन आई से कि ये थोड़ा बहुत जो हमारी माजी की हुकूमत है उसकी वजह से ये कल्चर बना है, जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने कुछ हद छुट हो गए लोग जिनको शायद उस सब्जेक्ट के ऊपर इतनी गिरफ्त नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कमेंट्री की और जब कमेंट्री की और जब उनको इख्तलाफ राय मिला तो वो आगे से एकदम से स्पर करके रिटेलिएट ऐसे करते हैं जैसे एक बहुत बड़ा ज़ात का मसला बन गया, ना का मसला बन गया। अल्फाज का चुनाव भी इतना अच्छा नहीं होता है और स्पेशली अगर हम नौजवान नस्ल की बात करें, जहाँ एक क्रेडिट जाता है पिछली हुकूमत को सेंसिटाइज करने में, अवेयर करने में सियासी मामलात के हवाले से हमारी नौजवान नस्ल को, वहाँ थोड़ा बहुत एक ये ब्लेम भी जाता है कि उनको कुछ ऐसे अल्फाज भी दे दिए गए, ऐसी आज़ादी भी दे दी गई है कि वो हर चीज़ के ऊपर आपके ऊपर मतलब के टूट पड़ते हैं। ये चीज़ अब टेलीविज़न में खड़े होते हुए एक प्लेटफॉर्म की नुमाइंदगी करते हुए मेरी एज अ सहाफ़ी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीज़ मैं होने ना दूँ। बेशक रेटिंग्स का मामला हो, बेशक ज़्यादा व्यूज़ मिले, बेशक सोशल मीडिया पे वो चंक निकल के एक बहुत अच्छा सा थंबनेल लगा के, कैप्शन लगा के अपलोड कर दूँ और वो वायरल हो जाए। नंबरों के बेसिस पे पॉपुलर होना बंद करें, अपनी बात के बेसिस पे ज़रा पॉपुलर होना शुरू करें। उसकी गहराई क्या है, उसका असर क्या है, उसका असर किन लोगों पे है, ना कि हम ये कहें कि भाई बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है तो अच्छी बात की होगी। ये ज़रूरी नहीं है। किन लोगों ने देखा है, उसका असर क्या हुआ है, क्या वो मनफी असर था, क्या वो एक पॉजिटिव असर था, ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं क्योंकि इस वक्त जिस मोड़ पे आपकी आवाम खड़ी हुई है, ये एक मैसेज, एक पैगाम, एक न्यूज़, एक ख़बर, बेशक आपको लग रहा हो कि आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं, उसको अगर आप परसू करें और आप ब्रेक कर दें वो ख़बर और ऐसे अंदाज में ब्रेक कर दें, आपको तो लगेगा कि आपने अपने पूरी की है, जिम्मेदारी पूरी की है, लेकिन उसका जो असर आपकी आवाम के ऊपर इस वक्त है वो कुछ नेगेटिव हो सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल हमने रखना है वक्त के साथ साथ। एंड अब थोड़ी बहुत हमारी सहाफ़त के तौर तरीके भी बदल रहे हैं, जैसे जैसे सहाफ़ी ना सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर बल्कि डिजिटल फ्रंट पे भी बहुत वोकल हो रहे हैं, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस भी ला रहे हैं अपने स्टाइल ऑफ एंकरिंग में, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन में। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। देखते हैं जी इस वक्त हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉलर की आवाज़ थोड़ी कट रही थी, कोई अच्छी जगह पे जाके खड़े हो जाएं जहाँ सिग्नल आपके फुल आ रहे हो ताकि क्लियरली आपकी आवाज़ आए। कट रही थी आपकी आवाज़। दोबारा आप कॉल कर सकते हैं 410235 पे और आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं 0335488844 पे। सियासत की बात हो रही है, सियासत की बात चलती रहेगी। थोड़ा बहुत आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, जहाँ आने वाली जो एक निगरान हुकूमत है उसकी बात हो रही है, इलेक्शंस की जहाँ बात हो रही है और साथ साथ जहाँ आगे कितनी जाएंगी इलेक्शंस, कौन होगा निगरान हुकूमत के अंदर, उसके बाद क्या होगा, इलेक्शन में कौन खड़ा होगा, किसको खड़े होने की इजाज़त नहीं होगी, सारे हम बड़े वेल अवेयर हैं, इसकी तो बात हो रही है। लेकिन आगे जब हम थोड़ा सा जाएंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि प्रोविंशियल लेवल पे क्या इम्पैक्ट है इन चीज़ों का, प्रोविंशियल लेवल ने क्या प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है इलेक्शंस के हवाले से। लेकिन उससे पहले एक कॉल ले लेते हैं, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप होगी। ये हमारे एंड से अगर मसला है तो हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कॉलर्स की तरफ से थोड़े से टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई करते रहें।
डू कॉल इन एंड हम आपकी बात भी सुनना चाहते हैं. यू कैन ऐड समथिंग वैल्यूबल टू द प्रोग्राम एज वेल. आई एम श्योर जो आवाम आजकल वैल्यूबल ऐड कर सकती है हमारी डिस्कशन के अंदर, और एक्सपर्ट शायद उतना नहीं कर सकते क्योंकि अब ये एकेडमिक सब्जेक्ट्स नहीं रहे, बड़े एक्सपीरियंस से मिलते जुलते ये सब्जेक्ट्स हैं. तो आपका जो तजर्बा है, जिस फील्ड में भी आप हैं, जिस लेवल पे भी आप ऑपरेट कर रहे हैं, आप जहाँ भी बसते हैं, आपका ओपिनियन बड़ा मैटर करता है. और केरू टेलीविज़न के ऊपर हम लाइव प्रोग्राम्स रखते ही इसलिए ताकि आपका ओपिनियन साथ साथ लेके चलते रहें. जैसा कि मैंने प्रोविंशियल लेवल की बात की है, जहाँ प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शंस को डिले किया गया है और निगरान हुकूमत प्रोविंशियल लेवल पे थोड़ा बहुत अभी तक बैठी हुई है, जब तक उनको उठ जाना चाहिए था थोड़ा अर्सा पहले. तो यही प्रेसिडेंट जो सेट हुआ है, क्या इसका असर फेडरल लेवल पे होगा, क्या इसका असर जनरल इलेक्शंस पे होगा? ये एक बहुत बड़ा चुभता हुआ सवाल है और इसकी वजह से हम थोड़े बहुत टेंटेटिव भी रहेंगे, थोड़े बहुत हमें डर भी रहेगा कि यार ये वाली हरकत भी हो सकती है कि शायद सिचुएशन को देखते हुए, माशी हालात को देखते हुए शायद हम इसको भी थोड़ा बहुत आगे लेके चले जाएं. लेकिन ये जो ओवरऑल मुल्क की सिचुएशन है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी कवर कर रहे हैं, डिजिटल पे भी बहुत चीज़ें देख रहे होते हैं, एंड इन्हीं चीज़ों की जो ऑफसेट्स होती हैं हमें नज़र आती हैं ओपिनियंस के ज़रिए, पर्सनल लेवल पे, डिजिटल पे. उसके अलावा प्रिंट मीडिया हैज़ अ वेरी बिग रोल टू प्ले एज वेल. इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त दुर्र अकरम साहिबा, लाहौर से डेली टाइम्स के लिए लिखती हैं. उनको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम के अंदर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम पैवान, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. दुर्रे बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए. दुर्रे आपसे जानना चाहेंगे, अमंग्स द पॉलिटिकल सिनेरियो जो इस वक्त चल रहा है, बहुत पोलराइज सिचुएशन है, काफ़ी कुछ डामाडोल भी है, आवाम को किसी चीज़ की तसल्ली नहीं है कि इलेक्शन होंगे कि भी नहीं होंगे. व्हाट शुड वी एज जर्नलिस्ट बी फोकसिंग ऑन राइट नाउ? किस तरफ रुख करने की ज़रूरत है हमें आवाम की, ताकि थोड़ी बहुत तसल्ली भी हम दे सकें? भाई, एज अ मेंबर ऑफ द प्रेस आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू पुट फॉरवर्ड व्हाटएवर इज आउट देयर. मतलब ये कि इलेक्शन सीजन की वजह से गवर्नेंस तो बीच में ही रहती है जी. तो दैट इज व्हाट आई कीप फोकसिंग ऑन कि लिसन, इलेक्शन सीजन इज हियर, केयर टेकर सेटअप इज गोना कम, लेकिन हमें रोटी तब भी चाहिए, हमने क्रिएट तब भी करना है, हमें रिलीफ तब भी चाहिए. सही. तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ये लगता है कि हर इलेक्शन सीजन में ऐसे होता है कि प्रेस का फोकस पॉलिटिकल पार्टीज में चला जाता है, डिवाइड लाइन पर चला जाता है, लेकिन बीच में जो अवाम पिछड़ी होती है उसके ऊपर कोई नहीं करता, उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है बहुत ज्यादा. एंड दैट इज व्हाट आई थिंक आई एज अ मेंबर ऑफ द जर्नलिस्ट कम्युनिटी नीड टू फोकस ऑन. ठीक है. दुर्रे, इसके हवाले से हमें बताया कि जब हम होप्स बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, स्पेशली किसी पार्टी के हवाले से, किसी पार्टी लीडर के हवाले से, उसका कोई एंटीडोट भी हमारे पास होना चाहिए कि अगर हाथ से थोड़ी ज़्यादा निकल गई ये बात, तो हाउ डू वी न्यूट्रलाइज दैट इफेक्ट वंस अ पॉलिटिकल लीडर और अ पॉलिटिकल पार्टी बिकम सो पॉपुलर कि उनकी हर अच्छी बुरी चीज़ आवाम को एक्सेप्टेबल होना शुरू हो जाए पॉपुलिस्ट स्टंट्स के बेसिस पे. तो उसको सहाफ़ी होने के नाते हमारे पेन के ज़रिए, हमारे कलम के ज़रिए हम न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं? भाई देखिए, मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान में इस टाइम हर कोई, एवरीवन टेकिंग अ स्टेप बैक, लुकिंग एट द सिचुएशन एंड थिंकिंग कि व्हाट वेंट रॉन्ग. तो एज अ जर्नलिस्ट, एज अ फेलो पाकिस्तानी, एज अ मेंबर ऑफ द सिविक सोसाइटी, हमारी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमने एक जो मसाया कल्चर है उसको खत्म करना है. किसी ने आके हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना, हमने हर लेवल पे अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना है. अब वो इन्फैचुएशन रही है एक आइडेंटिटी से, एक मेंटालिटी से, और वो जब बैकफायर कर गई है तो अब नो वन नोज वेयर टू टर्न टू. सही. इसके हवाले से दुर्रे मुझे बताएं, जब आपका प्रिंट से ताल्लुक है प्राइमरीली, बट डिजिटल डज गो हैंड इन हैंड विद प्रिंट मीडिया एज वेल, तो डिजिटल पे जो सहाफ़ी इंडिविजुअलिस्टिकली अपनी एक अप्रोच रख के बैठे हुए, एक एडिटोरियल पॉलिसी रख के बैठे हुए, अपना एक नैरेटिव रख के बैठे हुए, इस पोलराइजेशन की एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर के अंदर ये कितना बेनिफिशियल है हमारी आवाम के लिए, ओवरऑल हमारी पूरी सहाफ़ी बरादरी के लिए फॉर दैट मैटर? हाउ मच इज दैट एडिटोरियल, इंडिविजुअल एडिटोरियल पॉलिसी गोइंग टू हिट अस? भाई, आई एम सॉरी, आई डिस्क्रेस. Citizen journalism is a good phenomena. It sounds good on paper. अच्छा buzzword है, लेकिन it's not a viable institute. और जहाँ जहाँ ये था वहाँ भी अब it's taking a step back. Arab Spring के अंदर citizen journalism made waves all over. Citizen journalism की वजह से ही आपको ground root situation पता चलती थी, on the ground situation पता चलती थी.
لیکن اسی کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کو بعد میں اپروچ بھی ہوا تھا, بہت زیادہ پینک بھی کریٹ ہوا تھا, کیوس بھی ہوا تھا, اور وہی سب پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہوگا. یو آر سٹنگ آن دا ڈیجیٹل میڈیا, آئی ایم اے ممبر آف دا پرنٹ میڈیا. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں ٹو دا پوائنٹ آف ریپیٹیشن کہ جو اسٹوری میں فائل کروں گی اس اسٹوری کو فائل کرنے کے بعد 4 to 5 اسٹیج پروسیس ہے جس کے بعد وہ کنزیومر کی آنکھوں کے سامنے آئے گا. بالکل بالکل. آپ بھی جو پیکج چلاتے ہیں وہ پیکج آپ بنا رہے ہیں, لیکن اس کو اپروول ملٹی لیئرڈ اپروول ہوں گے تو آپ کی اسکرین پہ جائے گا. بالکل. So the authenticity is everything, and authenticity کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور آہستہ آہستہ وہ authenticity کا اکاؤنٹیبلٹی کا کلچر بھی آہستہ آہستہ ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی بالکل بالکل. یہ جو بریکنگ نیوز کلچر ہے اس سے مجھے تو لگتا ہے we should take a step back from it. اتنا سینسیشنلزم اس بریکنگ نیوز کلچر نے پھیلا دیا ہے کہ اب ہمیں اور سینسیشنلزم کی ضرورت نہیں ہے. We do not need more buzzwords, we do not need more triggers, we need sanity to prevail, and that ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. بہت بہت شکریہ دور اکرم, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, اپنا انلائٹننگ اس ود یور ویلیوبل اوپینین ایز ویل. اینڈ اس نیوٹرلٹی کے حوالے سے کوئی کم لوگ ہی بات کرتے ہیں کہ یہ بریکنگ نیوز کلچر, سینسیشنلزم, اس کو تھوڑا بہت پیچھے کریں, ریٹنگ سسٹم سے تھوڑا بہت اجتناب کریں, اینڈ آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف فوکس کرنا شروع کریں جس سے ہمارے ملک کا فائدہ ہو. اب یہ کون اتنی بڑی قربانی دے گا ہماری صحافی برادری کے اندر, کون سے نیوز چینلز ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلے گا. یا پھر ہم ڈنڈے کی زور پہ یہ کرنے والے ہیں, یا پھر اپنی ذمہ داری کا خود ہی مظاہرہ کرنا شروع کر دیں گے. اسی بات پہ ایک بریک لیتے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لمحہ خبریہ, میرا نام ہے کیوان حامد. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو لمحہ خبریہ, میرا نام ہے کیوان حامد. ہم سیاست کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, پولرائزیشن کی ہم نے بات کی, عوام کے اوپر اس کا اثر کیا ہوگا, ہم صحافی برادری کی ہماری ذمہ داری کیا ہے ان ٹائمز کے اندر, اس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سمر عباس صاحب نے, سینئر صحافی, اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں ہم نیوز کے اوپر, ان کو خوش آمدید کہیں گے. بہت بہت شکریہ سمر بھائی وقت نکالنے کے لیے. جی السلام علیکم کیوان بھائی. وعلیکم السلام. سمر صاحب, میں جاننا چاہوں گا کہ ہم سیاست کی تو بات کر لیتے ہیں, اس پہ ہم اپنے اپنے پروگرامز کے اوپر بھی ویل ریسرچڈ, ایک ڈاکیومنٹڈ باتیں بھی کر لیتے ہیں, اور اس پہ گفتگو بھی آگے چلی جاتی ہے, اینڈ وی سم آف دی ادر ایکسکلوسیو چیزیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن عوام کے اوپر ان چیزوں کا اس وقت جو اثر ہے, صحافی ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ اب اور کون سے ایسے موضوعات ہیں جن کی انٹیگریشن کی اب آہستہ آہستہ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ملک ذرا اس پولرائزیشن کے سوا سے ذرا آہستہ آہستہ باہر نکلے. جی بہت شکریہ کیوان صاحب اپنے پروگرام میں لینے کے لیے. دیکھیے صحافیوں کا کام صرف اور صرف انفارم کرنا نہیں ہے, ہمارا کام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بھی ہے, لوگوں کو جو ہے ان کے حقوق کے حوالے سے کیا کہاں پہ ان کا رائٹ ہے یا کون سی چیز نہیں مل رہی, اس حوالے سے ان کی آواز بننا, یعنی پاور کوریڈورز کے اندر ایک عام آدمی کی آواز پہنچانا بھی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے انفارمیشن دینے کے علاوہ. تو انفارچونیٹلی یہ جو ریالٹی ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے بینگ جرنلسٹ, کہ وہ ذمہ داری جو ہماری بنتی ہے وہ صحیح طرح سے اس کا حق ہم نہیں ادا کر پا رہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو واچ ڈاگ کی ہماری ذمہ داری ہے. پاکستان میں جو تحقیقاتی صحافت ہے وہ اس کا رجحان بہت کم ہوتا جا رہا ہے, بہت کم ہمارے پاس جو ہے اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, کیونکہ جتنا زیادہ ملک کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہر ادارہ ہمارا, یعنی میجورٹی میں جو ہمارے ادارے ہیں, ہر ادارے کو چلے ہم 100% نہیں بھی کہتے, لیکن ہمارے 70 to 80% ہمارے ادارے جو ہیں وہ کرپشن کی وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے ایک رواج ہے, یا کرپشن بہت زیادہ ہے, ریپڈ کرپشن ہے اداروں کے اندر. تو کتنی کرپشن رپورٹ ہوتی ہے روزانہ, بہت نہ ہونے کے برابر. یا کوئی بہت بڑا اسکینڈل آ جائے وہ کہیں ہمیں اخبارات کی خبروں کی خدمت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے, وہ بھی تب کہ جب نیب اس کا نوٹس لے لیتا ہے, اس حد تک وہ ساری رپورٹنگ ہوتی ہے. در حقیقت جو میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی پبلک منی ہے, وہ پیسہ جو کہ عوام کی فلاح پہ لگنا تھا, وہ پیسہ اگر کہیں مس اپروپریٹ ہوا ہے وہ بتانا, جو ہے متعلقہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان تک پہنچانا, عوام تک پہنچانا کہ بھائی آپ کا یہ پیسہ جو آپ پہ لگنا تھا یہ کرپشن کی نظر ہو گیا, چند لوگوں کی جیبوں میں چلا گیا. بالکل. پھر اس کے علاوہ جو لوگوں کے ایشوز ہیں, پاکستان میں مسائل
کا انبار ہے. ہر جگہ پہ ہر ایشو کے جس جگہ پہ آپ جائیں مسائل ہر شعبے کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. ان مسائل کے حوالے سے صرف بتانا, ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی جو ڈائگنوسس بھی شروع کر دیتے ہیں اس مسئلے کا یہ حل ہے, وہ ہمارا کام نہیں ہے. اچھا, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوئی ایشو ہے پبلک کا جینوئن ایشو ہے, اس ایشو کے حوالے سے اقتدار کے حوالے میں, چونکہ وہ عام بندہ وہ خود اپنی آواز نہیں پہنچا سکتا, اس کی آواز بن کے وہ اس ایشو کو اقتدار کے حوالے تک پہنچانا کہ بھائی یہ فلاں بندے کے ساتھ یا فلاں سوسائٹی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اگر حکومت اس پر توجہ دے تو وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. سمر بھائی آپ نے یہ جو مینشن کیا ہے اسٹیٹنگ دا فیکٹ اینڈ وہ صرف آگاہی دینا اس کے حوالے سے, اس کے اوپر ڈائگنوسس یا اپنا اس مسئلے کا حل بتانا, اوپینین دینا ہمارا ایکچولی بنیادی کام نہیں ہے. لیکن چند صحافی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ٹی وی پہ نہ صحیح اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ بہت زیادہ پریچ کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, تو اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے انڈیویجولی ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے؟ دیکھیے ڈیجیٹل کے اوپر بھی ہمارے بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ میجورٹی میں, بلکہ میں کہوں گا 80% سے ابو جو ہے لوگ, وہ نہ صرف اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں بلکہ وہ پورا پولیٹیکل پارٹیز کا نا ماؤتھ پیس بن جاتے ہیں. بالکل. اور وہاں وہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کو کہ آپ کو یہاں یہ کرنا چاہیے, آپ کو وہاں وہ کرنا چاہیے. بھائی آپ کا کام نہیں ہے یہ, چونکہ پولرائزیشن والی سوسائٹی میں اتنی زیادہ جس کی طرف آپ نے توجہ بھی دی, اس پولرائز سوسائٹی کے اندر لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار نہ صرف کرتے ہیں بلکہ سیاسی جماعتوں کو باقاعدہ اوپینین دی جا رہی ہوتی ہے کہ جی فلاں لیڈر کو یہاں پہ یہ اس نے فیصلہ بڑا غلط کیا, اس کو یہ کرنا چاہیے تھا, وہ کرنا چاہیے تھا. نہیں, ہم اس پہ اینالائز ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو اس نے کیا ہے یہ اس کے نقصان دہ ہو سکتا ہے, لیکن یہاں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ کرو, ایسا کرنا چاہیے تو یہ کرنا چاہیے. تو وہ آپ کی اوپینین ہونی چاہیے. لیکن زیادہ تر ڈیجیٹل کے اوپر تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ باقاعدہ پولیٹیکل پارٹیز کے اسپوکس پرسن سے زیادہ وہ بڑھ چڑھ کے ان پارٹیز کی لائن لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل کے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, نہ کوئی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ریگولیشن ہے. تو وہ لوگ ماؤتھ پیس بنے گا سیاسی باتوں کے. اچھا سمر بھائی, آخری بات یہ کہ آج آپ نے بھی ایک آئی ٹی کا سیمینار اٹینڈ کیا جو بہت ایک اچھی کاوش ہے, اینڈ ایک تھنک ٹینک کی طرف سے, جس کے اندر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے, اس کے اندر ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی موجود تھے, فائنانس منسٹر بھی موجود تھے, این آئی ٹی کے جو آبویسلی فیڈرل منسٹر ہیں وہ بھی موجود تھے. تو اس حوالے سے یہ جو اقدام اب لیے جا رہے ہیں, ہمیں اس کو ڈیولپمنٹ کی طرف آبویسلی اس کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. تو ان کا مقصد رائٹ بیفور گوئنگ آؤٹ آف دا گورنمنٹ, رائٹ بیفور الیکشنز, یہ ان چیزوں کا آپ کوئی پولیٹیکل ایک ٹلٹ آپ کو نظر آتا ہے, یا پھر دس از واٹ از ریکوائرڈ جنرلی فرام ایوری ون رائٹ ناؤ؟ نہیں, یہ جو ابھی SIFC کے تحت جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو بنی ہے, جس میں آرمی چیف نے, وزیر اعظم ہیں, ایپیکس کمیٹی کے اندر جو وزرائے اعلیٰ ہیں اس کے اندر, یہ بیسیکلی آرمی چیف کا آئیڈیا ہے اور ان کے جو ہے ویژن کے تحت یہ بنائی گئی ہے, اور خود بھی اسی لیے آرمی چیف اس انیشیٹو کا حصہ بنے ہیں ایپیکس کمیٹی کے اندر, تاکہ حکومت تبدیل بھی ہو جائے, کل کو کوئی بھی حکومت آ جائے تو وہ اس انیشیٹو کو روکے نہ. اب بیسیکلی یہ کام تو بنتا ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا, جو سویرین گورنمنٹس ہوتی ہے ان کا کام بنتا ہے, لیکن نہیں کیا گیا, انفارچونیٹلی نہیں کیا گیا. ہمارے بالکل ساتھ آپ مشرق میں دیکھیں, ہمارا جو پڑوسی بیٹھا ہے انڈیا, وہ اس کی آئی ٹی ایکسپورٹس دیکھیں کہاں کھڑی ہے, ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس کہاں کھڑی ہیں. پھر اس کے علاوہ ایگریکلچرل گروتھ جو انڈیا کے اندر ہوئی ہے, جدید ٹیکنالوجی انہوں نے کی, وہ پر ایک یوز انڈیا لے رہا ہے, پاکستان میں ہم اس سے بہت پیچھے ہیں. پھر وہاں پہ ہائی ٹیک فیلڈ استعمال ہو رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے, ہم وہی پرانے روایتی طریقوں پہ چل رہے ہیں. تو اس کے علاوہ منرلس کے بارے سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں وسائل تو قدرتی بہت زیادہ ہیں, مائنز جو ہیں, جیم اسٹونس, بہت زیادہ جو معدنیات پائی جاتی ہیں, لیکن ہم صرف انہیں را مٹیریل ہم زمین سے جو ہے وہ نکال کے اس کو بغیر اس کی کسی قسم کی پروسیسنگ کے بغیر یا ویلیو ایڈیشن کے بغیر یا اسے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اونے پونے داموں. وہی جیم اسٹونس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اگر ویلیو ایڈیشن ہو کے, کٹنگ ہو کے, تراش کے اگر وہ باہر بھیجے جائیں تو وہ ہم اس سے اب بہت زیادہ بڑا ذریعہ مبادلہ کما سکتے ہیں. بالکل. تو یہ سارا انیشیٹو فول کے لیا, دیکھتے ہوئے کہ ہماری ایکسپورٹس بہت بری طرح سے گر رہی ہیں, امپورٹ کے اوپر ہماری ڈیپینڈنسی بہت زیادہ. دیکھیں نا, ہم ایک زرعی ملک ہیں, پچھلے سال ہم نے $2 ارب کا ہمارا امپورٹ صرف فوڈ کا تھا, تو اتنا تو ایک زرعی ملک افورڈ نہیں کر سکتا. ہمارے آلریڈی ہم ڈالر کیش ٹریپ کنٹری ہیں, ہماری ڈیپینڈنسی ہے, اور ہم $2 ارب کی ہم خوراک منگوا کے کھا رہے ہیں صرف 1 سال کے اندر. ان موضوعات کے ساتھ سمر بھائی ہم کتنا پرائرٹائز کر رہے ہیں, صحافی, اینکر پرسنز اپنے پروگرامز کے اندر ہم کتنا پرائرٹائز کرتے ہیں اس طرح کے ٹاپکس کے ساتھ, تاکہ عوام بھی اویئر ہو اور ذرا اس طرف گامزن بھی ہو, ہماری تھوڑی بہت اٹینشن اس طرف بھی جانا شروع ہو. بالکل, وہ تو ہونا چاہیے. یہ تو پرائرٹی بیسس پہ یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان کا مستقبل ان چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. جس طرح سے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے تحت جو ہے 5 اس کے کارڈنلز ہیں. پہلا انیشیٹو جو ہے وہ ایگریکلچر سے متعلق ہے, دوسرا اس سے جو شعبہ ہے وہ آئی ٹی کا لیا گیا, جس کے حوالے سے آج آپ نے میں نے سیمینار بھی اٹینڈ کیا.
तीसरा जो इसमें शुबा है जिसमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के बारे से बात हो रही है वो हमारी मादनियात के बारे से जो है माइंस एंड मिनरल्स के बारे से थर्ड इनिशिएटिव है। फोर्थ जो हमारा इनिशिएटिव है इसमें वो है हमारी जो हमारी डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें डिफेंस एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ाना है। तो ये 5 टोटल शुबे हैं जिसमें हमने इस पे काम हो रहा है। फौज की तरफ से इनिशिएटिव दिया गया है, गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेके। ये आपने जैसे मेंशन किया फौज की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, हम कब तक रिलाई करते रहेंगे एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि वही इस तरह के इनिशिएटिव ले और एवरीबडी फॉलो सूट आफ्टर दैट? हमारी जब तक वो विजनरी लीडरशिप हमें नहीं मिलेगी सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर तो हमें यही करना पड़ेगा। और ये सारे काम करने के हमारे सिविलियन गवर्नमेंट्स के एग्जैक्टली किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। हर कोई अपनी सियासत को अपने सियासी वो यहाँ पे फैसले किए जाते हैं, वो सियासी इनिशिएटिव लिए जाते हैं गवर्नमेंट्स के अंदर कि जिसमें वो देखते हैं कि हमें हमारा वोट बैंक सिस्टम हमारा बिल्डअप होगा। एग्जैक्टली तो सारी सियासी तरजीहात को सामने रख के मंसूबे बनाए जाते हैं। इस तरह के मंसूबे जिससे आपको वोट नहीं मिलेगा लेकिन आपका मुल्क जो है वो सेल्फ सफिशिएंट आपका हो जाएगा। खुराक के वाले से आपके मुल्क में डॉलर जाना शुरू हो जाएंगे, आपकी मैशत ठीक होगी। उस वाले से जमा कम होती तो फिर पोस्ट को आगे आना पड़ा, ये करना पड़ा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया समर अब्बास हमें वक्त ओपिनियन हमारे साथ शेयर करने के लिए एंड क्वाइट एन एनलाइटनिंग ओपिनियन एज वेल एंड काफ़ी अच्छी बातें की समर अब्बास ने एंड साफ़ी होने के नाते हमें कुछ ये ऐसी अच्छी बातें भी करनी चाहिए। बिल्कुल मसले मसाइल आपने नोटिस किया होगा इसके अंदर भी जिक्र हो रहे थे लेकिन साथ साथ एक कुछ तजवीज़ भी दी जा रही थी कि हमें किन चीज़ों के साथ प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। सहाफ़ी की क्या ज़िम्मेदारी है, सियासतदानों की क्या ज़िम्मेदारी है, इस्टेब्लिशमेंट की क्या ज़िम्मेदारी है। ये सारी चीज़ें अगर ज़िम्मेदारी के तहत हम निभाना शुरू कर दें इंडिविजुअली और सारों का काम ना करने पे हम तोले रहें तो मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ मुल्क का भी कुछ हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा, बेहतरी की तरफ हम गामज़न होना शुरू हो जाएंगे और आवाम भी ये रिलीफ नोटिस करेगी। इस वक्त कॉलर हमारे साथ, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं बाबा बोल रहा हूँ जेलम पिंड दादन खान से जी। जेलम पिंड दादन खान से कौन बात कर रहे हैं? जी अफसर बोल रहे हैं जी पिंड दादन खान। जी अफसर साहब बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर मुकाबला 2 पार्टी रही है, नवाज शरीफ और पीपल पार्टी रही। ठीक है, और कोई नहीं है इसके अंदर? नहीं सर नहीं, मुकाबला ही नहीं होना जी। तो उन्हीं भी फरूक है को नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ गया तो बस गेम चेंज हो गई। बेहतरी के लिए चेंज होएगी या फिर बदतर होएगा? नहीं सर, नवाज शरीफ बड़े बड़े टॉप दे काम कराएंगे। ये नहीं कोई हमायत कर रहे हैं इस मामले में, कोई राय कर रहे हैं। नवाज शरीफ बड़े बड़े टॉप दे काम कराएंगे। अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ गया बिल्कुल गेम चेंज होती। और उन्हीं भी फर्क है अगर बिलावल तो बेनजीर की बेटी के ना चुन मैदान में 2 आए तो मुकाबला उन्हीं भी होना। ठीक है, आपके हल्के से कौन खड़ा हो रहा है वैसे उस पार्टी से, आपको पता है? सारे अच्छा जेडे साडे हल्के चो खड़े होंगे ने अच्छा उन्हें वोट देना वास्ते तैयार ही ना हो, वोट लेकर टुर बंदे मैं तो मुंह ही नहीं बिठाते हो भी सर वो भाई अच्छा परेशान आके तो वोट न देगी। उनका नाम नहीं पता आपको कि कौन है? अब आने वाली इलेक्शन में कौन खड़ा होगा? और आदमी तो नहीं बता सकते, ये वक्त लोगों इंतकामी कार्रवाई भी करेंगे। सही है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। अपनी दिल की भड़ास भी आपने निकाली और साथ साथ आपने एक उम्मीद भी रखी कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तब जाके मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे एंड यही ओपिनियन है जो आप लोग खुल के शेयर कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। इस वक्त हमने एक वक्फे पे जाना है, वक्फे से वापस आने के बाद आपकी कॉल्स भी लेंगे, कुछ और सहाफ़ियों से भी बात करेंगे। आप लोग देख रहे हैं लम्हा खबरिया, मेरा नाम है केवान हामिद, वील बी राइट बैक। जी वेलकम बैक टू लम्हा खबरिया प्रोग्राम। बिल्कुल जी अब वाइंड अप की तरफ जा रहा है लेकिन वाइंड अप करने से पहले एक बड़ा ज़रूरी है कि हमने एक ऐसे सहाफ़ी को ऑनलाइन लिया है इस वक्त जो ARY को रिप्रेजेंट करते हैं एंड ARY न्यूज़ पे मॉर्निंग शो भी कर चुके हैं और करंट अफेयर्स का प्रोग्राम भी कर रहे हैं एंड मुख्तलिफ मीडियम्स, मुख्तलिफ जॉनर्स, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के प्रोग्राम कर चुके हैं। जो इनका तजर्बा है वो भी इस प्रोग्राम के अंदर बहुत वैल्यू ऐड करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं अशफाक सत्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम अशफाक। वालेकुम अस्सलाम कहबान ब्रदर, हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आई नो आई गॉट यू एट अ शॉर्ट नोटिस एंड वी केप्ट यू वेटिंग एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन एयर में लाइव अपोलोजाइज भी करता हुआ चलूँ लेकिन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। अशफाक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इंफोटेनमेंट के भी प्रोग्राम्स किए हैं, मॉर्निंग शो भी किए हैं, उसके अलावा न्यूज़ से भी आपका वास्ता रहा है और आप करंट अफेयर्स के प्रोग्राम भी कर रहे हैं। ये जो सारी ट्रांजिशन है इसके अंदर देयर इज एन अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एंकर पर्सन एज वेल। तो इन हालात के अंदर स्पेसिफिकली
ہماری عوام کے لیے ایک مین اسٹریم چینل کے اوپر ایک اینکر پرسن کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طرح کے کانٹینٹ کو زیادہ پرسو کرے؟ اصل میں یہ بہت ہی زبردست آپ کا کوشچن ہے. اس کے اندر سلسلہ صرف یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو اس کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی بھی چیز اس تک پہنچے اس کی تحقیق کرے. اب ظاہر ہے کہ جب نیوز اینکرنگ کا ایرا ہوتا ہے تو اس کے اندر موسٹلی آپ پرومپٹ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں یا پرنٹ سے آپ مدد لے رہے ہوتے ہیں, لیکن بینگ اے پروگرام ہوسٹ اور این اینکر پرسن آپ کے اوپر یہ اضافی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھیں, پرکھیں, ان کی سورس کو دیکھیں کہاں سے آ رہی ہے, کون کوٹ کر رہا ہے, کس طریقے سے کوٹ کر رہا ہے. کیونکہ آپ ہوں, میں ہوں, جو بھی لوگ ٹی وی پر بیٹھتے ہیں, تجزیہ دیتے ہیں, بات کرتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں, وہ اوپینین میکرز ہوتے ہیں. ان کو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کسی کے دل پر بھی کسی کی بات کا بھی اثر ہو سکتا ہے, منفی یا مثبت. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ظاہر ہے ہمارے پاس مینز ہوتے ہیں, ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات کرنے والا کون ہے, اس سے پہلے اس نے کیا کیا بات کی ہے, اس میں سے کیا کیا بات اس کی غلط ثابت ہوئی ہے, کیا وہ بات کوئی اور شخص بھی کر رہا ہے. تو مطلب the responsibility lies on us all, to be honest. بالکل. اس میں جو ادارے ہیں, جو چینل کے ہیڈز ہیں, ان کی کیا ریلیشن شپ ہونی چاہیے ود دی اینکر پرسن سو دیٹ وہ سینرجی نظر بھی آئے اسکرین کے اوپر؟ دس از اے ویری ویل کوشچن. اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. بیسکلی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ایسا ہونا چاہیے کہ صرف اپنا ایجنڈا کسی طریقے سے جو ادارے ہیں وہ اینکرز کے اوپر مسلط نہ کریں, کیونکہ آپ کو پتا ہے موسٹلی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مختلف ٹی وی چینل مختلف سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا ٹو کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں جو صحافی ہوتے ہیں اور جو جینوئن صحافی ہوتے ہیں وہ ایٹ ٹائمز مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں, بیکاز ہوتا یہ ہے کہ ان کو پریشر ہوتا ہے کہ جی یہ بات آپ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. لیکن جو جینوئن صحافی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں, وہ سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اور اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو کنفلکٹ کی طرف نہیں جانے چاہیے. آپ کو بیسکلی اپنے کنڈکٹ سے یہ بتانا چاہیے کہ یہ چیز جو میں کر رہا ہوں, یہ بات میں جو کر رہا ہوں, یہ فیکچولی غلط نہیں ہے. یہ یا پھر ہوائی باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے. کسی کے حوالے سے آپ اگر کسی پہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں تو وہ کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے. جو پوائنٹس ہوں ان کو آپ بڑا تھاٹ فلی ان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ بھائی میں نے یہ بات کی, اس سیاسی جماعت کے خلاف بات کی, یہ ایویڈنس میرے پاس ہے جس کی بنیاد پہ میں یہ بات کر رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ قائبان اس میں کہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حقائق ہوتے ہیں نا, یہ کبھی بھی متوازن نہیں ہوتے, بیلنس نہیں ہوتے. اس میں ظاہر ہے کہ آپ اپنے طور پر ان کو جنریٹ نہیں کر سکتے. جو چیز ہوتی ہے وہ ویسے ہی ہوتی ہے. تو آئی تھنک کہ اس کے اندر آپ کو بڑا ریسپیکٹفلی, ہمبلی آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے, اور فرملی اپنے پوائنٹ پہ کھڑے رہتے ہوئے کہ جی یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ آپ کے حساب سے یہ مناسب نہیں ہے, اور اوور آل چینل کے لیے بھی یا جس آرگنائزیشن میں آپ ہوں یا عوام کے لیے بھی یہ چیز مناسب نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کو اس سے یو ٹرن لینا پڑ جائے. تو اٹس بیٹر کہ ابھی اپنی پوزیشن کو ریکنسیڈر کر لیں. اشفاق صدیقی صاحب, بہت بہت شکریہ ٹائم نکالنے کے لیے, فار شیئرنگ یور ویلیوبل اوپینین ان سچ کنسائز اینڈ شارٹ اینڈ ویری ٹو دا پوائنٹ. آپ نے الفاظ کا استعمال لیتے ہوئے بہت خوبصورت بات کی اینڈ بہت پازیٹیو بات کی. اینڈ آج کل صحافیوں سے اس طرح کی پازیٹیو باتیں نکلوانا بھی ایک میرے مطلب ایک چیلنج ہوتا ہے, لیکن یو ڈیڈ اٹ سو ویل. تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ یور اوپینین اینڈ ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. خواتین و حضرات, لمحہ خبریہ سے اتنا ہی. اپنے میزبان کیوان حامد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و پاکستان زندہ باد.